हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में आहार और पोषण स्टार्ट किया था और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम पढ़ चुके थे। मैं वसा की बात करूंगा तो एक ग्लिसरॉल का अणु और 3 वसीय अम्ल के अणु आपस में एस्टर बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तथा मैंने वसा के 2 प्रकार भी बताए थे, एक तो संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा की बात करूं तो उसमें आएगा कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध आएगा और यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मैं असंतृप्त वसा की बात करूं तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध आएगा और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैं संतृप्त वसा के उदाहरण की बात करूं तो घी, चर्बी और मक्खन इसका उदाहरण है। और मैं असंतृप्त वसा की मैंने बताया था सभी प्रकार के तेल इसमें आते हैं। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन्स को पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन शब्द सबसे पहले ही देखते हैं। शब्द किसने दिया? शब्द दिया था ब्रिजेलियस ने। ब्रिजेलियस ने शब्द दिया था प्रोटीन, ठीक है। अब ये भी है ना, कार्बोहाइड्रेट वसा की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, पर इसमें आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर को भी ऐड कर लीजिएगा। किस किस से बना होता है ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से किसके निर्माण होता है? प्रोटीन्स का निर्माण होता है। दोस्तों, में प्रोटीन की किससे बना होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बना होता है, उसी तरह प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्लों से। किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। यानी अमीनो 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 अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा बने होते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल की बात करूं तो ये शब्द बना है एमीन से। इसका अर्थ क्या होता होगा? आप सोच के बताइए। दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों जरूरी। अमीन का अर्थ होता है जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रोटीन का निर्माण की बात करूं मैं, प्रोटीन का निर्माण की मैं बात करूंगा तो प्रोटीन का निर्माण केंद्र के अंदर होता है और राइबोसोम्स इसका निर्माण करती है। राइबोसोम्स जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, मैंने सेल टॉपिक के अंदर इसे बताया था। और इसकी संरचना की बात करें तो ये पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है। मैं ये भी लिख देता हूं, अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी होते हैं। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तथा अमीनो अम्ल प्रोटीन की क्या होती है? इकाई होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो ये एक प्रोटीन शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है, क्योंकि प्रोटीन से ही पूरा शरीर बना होता है। दोस्तों, इसकी मैं संरचना की बात करूंगा तो कार्बन एक हाइड्रोजन बंध से बना होता है, एक अमीन बंध से, एक मैथिल समूह से और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह से आपस में जुड़ा होता है। अब कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय हो गया, ये क्षारीय होगा, यानी ये एक लेगा हाइड्रोजन, एक देगा हाइड्रोजन। क्या करेगा? एक लेगा हाइड्रोजन, एक देगा हाइड्रोजन। जब भी ऐसा व्यवहार दिखाए जिसमें अम्लीयता और क्षारीयता के दोनों गुण हो तो वो क्या कहलाता है? उभयधर्मी। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन किस प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। यानी उभयधर्मी का मतलब मैं यहां पर लिख भी देता हूं, उभयधर्मी का मतलब जिसमें अम्ल व क्षार दोनों के गुण पाए जाते हो। क्या हो गया? जिसमें अम्ल व क्षार दोनों गुण पाए जाते हो उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। यानी ये एक तो अम्ल भी लेगा, एक H+ लेगा, एक H+ देगा। सिंपल सी बात, ये ध्यान नोट कर लेना। दोस्तों, मैं इसके आवश्यकता की बात करूं तो ये टोटल
इसकी आवश्यकता की मैं बात करूंगा तो ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं। शरीर में इनकी टोटल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शरीर में 20 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। 20 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शरीर में 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती। शरीर में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 तो आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक। एक की 10 की जरूरत पड़ती है, 10 की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों मैं इसे बताना चाहूँगा, जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, 20 की जरूरत पड़ती है बेसिकली, पर ये इसलिए बताया मैंने 10 आवश्यक है 10 अनावश्यक है। यानी कि मेरे पास ये शर्ट है तो मैं दूसरे शर्ट के मांगूंगा। उसी तरह ये 10 अमीनो अम्लों को तो शरीर प्रोडक्शन कर देता है, शरीर खुद ही बनाता है 10 अमीनो अम्लों को, और 10 अमीनो अम्लों को शरीर खुद नहीं बनाता, इसे भोजन के द्वारा हमें लेना पड़ता है। इसलिए ये इसे आवश्यक माना गया है। 10 अमीनो अम्लों को 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, 10 अमीनो अम्ल अनावश्यक होते हैं। ये अमीनो अम्ल लिख देता हूँ यहाँ पर, अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल की ही बात हो रही है ना। अमीनो 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। दोस्तों 10 आवश्यक में भी जो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं, यहाँ पर मैं परिभाषा भी लिख देता हूँ। आवश्यक यानी जो हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते, क्या हुआ, जो हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं 10 अमीनो अम्ल वो आवश्यक हो गए। अनावश्यक अमीनो अम्ल वो हो गए जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। 10 अमीनो अम्ल से होते हैं जो हमारे शरीर ही बना देता है ना दोस्तों। ये लाइन और ये लाइन, ये अलग है ये अलग है, ये नोट करना, स्क्रीनशॉट लो। तो जो हमें भोजन द्वारा प्राप्त हो जाते हैं तो हमें चाहिए ही नहीं, वो आवश्यक है। जो बाहर से मिलेगा जो तो आवश्यक है, जो हमारा शरीर बना रहा है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। इसलिए आवश्यक अनावश्यक की बात हो रही है। अब मैं आवश्यक में भी बता रहा हूँ, 2 अमीनो अम्ल से होते हैं, 2 अमीनो अम्ल से होते हैं जो शरीर वयस्क अवस्था में, शरीर क्या वयस्क अवस्था में बनाता है। यानी कि 2 अमीनो अम्ल इसमें भी ऐसे हो गए कि शरीर है ना वयस्क अवस्था में होता है। यानी कि मैं अभी जवान हूं ना, तो अभी तो मेरा शरीर 2 अमीनो अम्ल ये बना लेगा, पर मैं बूढ़ा हूँ ना, फिर वो अमीनो अम्ल नहीं बना पाएगा, फिर मुझे भोजन सही वो अमीनो अम्ल मिलेगा। इसका मतलब ये है इस कहानी का। 2 अमीनो अम्ल कौन से हो गए? एक तो आर्जिनिन, नोट कर लेना, एक तो आर्जिनिन और एक हिलेडिन्स। ठीक है, कौन कौन से? देखो 20 अमीनो अम्ल हमारे शरीर को, 20 अमीनो अम्लों की टोटल हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें से भी 10 आवश्यक है 10 अनावश्यक है। आवश्यक कौन सा है? जो हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं, जो हमें बाहर से मिलते हैं, वो अमीनो अम्ल आवश्यक है। अनावश्यक कौन से है? जो हमारा शरीर खुद ही बना रहा है, उससे तो हमारी जरूरत भी नहीं है उसकी, तो वो तो बिना भोजन ही मिल रहा है, तो वो अनावश्यक की लिस्ट में आ गया। लेकिन इसमें भी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो 2 अमीनो अम्ल से हैं जो हमारा शरीर बना लेता है। कौन सा? आर्जिनिन और हिलिडिन्स। दोस्तों जब एसएससी या और अदर कंपटीशन एग्जाम में जब डीपली पूछेगा तब ये सवाल पूछ सकता है आर्जिनिन और हिलिडिन्स का, ऐसे नहीं पूछेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले आहार और पोषण की, कि क्या बताया था मैंने कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन प्रोटीन भी थोड़ा बहुत ऊर्जा देता है, लेकिन प्रोटीन भी क्या है? ऊर्जा देता है, पर इसे वर्दी हार्मोन ज़्यादा माना जाता है कि ये हार्मोन क्या, सॉरी, इसे वर्दी तत्व ज़्यादा माना जाता है कि ये वर्दी ज़्यादा करेंगे प्रोटीन्स। तो मैं बताता हूँ कि ये ऊर्जा भी देते हैं। अब ये ऊर्जा कितनी देते हैं? ऊर्जा भी देते हैं, कितनी ऊर्जा देते हैं? ये ऊर्जा की मैं बात करूँगा तो ये 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यानी
1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाओगे तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान हो जाएगी प्रोटीन से। ये याद रखना। एक वयस्क आदमी को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना है एक बार, ये भी नोट कर लेना आप कि एक वयस्क आदमी होता है ना, उसे 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि सारे दिन में आप पूरे दिन में है ना, आप कितना ही खाना खा लीजिए, उसमें 60 ग्राम प्रोटीन तो आपको चाहिए न्यूनतम स्तर। ये तो इससे ज़्यादा खा लोगे तो कुछ नहीं होगा, पर 60 ग्राम प्रोटीन तो आपका भोजन में होने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे इसके कार्य के बारे में। ये काम क्या करता है, इतना तो पढ़ लिया हमने, ये पता भी होना चाहिए काम भी क्या कर रहा है ये। तो मैं इसे मिटाता हूँ पहले, फिर देखते हैं इसका काम। हाँ दोस्तों, मैं अब कार्य की बात करता हूँ। कार्य की बात करूंगा तो पहला कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना। इसका पहला काम क्या है, शरीर की वृद्धि करना। दूसरा काम क्या है प्रोटीन्स का, दूसरा काम क्या है, हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा आपने, हीमोग्लोबिन नाम आपने सुना होगा। अब ये हीमोग्लोबिन में हिम तो क्या हो, लो तत्व हो गया, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। अब ये काम क्या करेगा, आरबीसी हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को अब पकड़ के रक्त कोशिका तक लेके जाता है। ठीक है, अब ग्लोबिन नाम की क्या है, तो गैसीय परिवहन में सहायता करता है, गैसीय परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, तीसरी चीज की नोट करेंगे तो ये फूड स्टोरेज यानी भोजन संग्राहक के रूप में भी काम करता है। भोजन संग्राहक के रूप में, भोजन संग्राहक के रूप में कैसे दोस्तों, भोजन संग्राहक की बात करूं तो सबसे पहले दूध की बात करता हूं मैं। जैसे दूध में किस रूप में पाया जाएगा, ये दूध में कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, ये इस रूप में पाया जाएगा। गेहूं की बात करूंगा मैं, गेहूं की बात करूंगा मैं दूसरे नंबर पर गेहूं की, तो ग्लूटामिन्स नाम की प्रोटीन इसमें पाई जाएगी। मैं अब दाल की बात करूं, दालों में किस रूप में होता है, प्रोलैमिन्स के रूप में होता है दालों में। मैं चौथे नंबर पर बात करूंगा अंडे की, तो अंडे में एल्बुमिन्स के नाम से ये प्रोटीन पाई जाती है। देखिए, भोजन संग्राहक के रूप में बात करूंगा मैं, तो दूध में कैसीन, गेहूं में ग्लूटामिन्स और दाल में प्रोलैमिन्स, अंडे में एल्बुमिन्स पाई जाती है। दोस्तों, अब मैं आपने सांप में जो विष आता है या जंतुओं में जो विष होता है वो भी प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। जंतुओं के विष भी प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, जो 5 नंबर पे बात करूं तो WBC वाइट ब्लड सेल्स की बात करूंगा, तो इसमें वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में। तो WBC किसकी बनी होती है, WBC बनी होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन किस काम आ रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी काम आ रही है, रोग प्रतिरोधक में भी। एक आप क्लोटिंग सुनो, रक्त की क्लोटिंग होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त के थक्के में भी कुछ कारक होते हैं जो प्रोटीन में होते हैं। रक्त के थक्के में कुछ कारक किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं, तो जैसे थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन,
थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, है ना, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके स्रोत की ओर। ये मिलेगा किससे, स्रोत भी देख लेते हैं। दोस्तों स्रोत की बात करूंगा तो जैसे सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन्स पाया जाता है, अंडे में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और मैं इसकी बात करूं तो मछली में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मछली सबसे अच्छा स्रोत होता है, ऐसे सभी प्रकार के अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड मच्छी में पाए जाते हैं, तो मच्छी सबसे अच्छा स्रोत हो गया। तो सोयाबीन हो गया, दाल हो गई, देखिए मैं लिख रहा हूँ किस किस में, मछली में सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब क्या हो गया, मछली में ना सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, है ना, ये नोट कर लेना एक तो। दूसरा नोट ये करना, अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन किस किस स्रोत किस में पाया जाएगा, एक तो सोयाबीन में पाया जाएगा, सोयाबीन हो गई, अंडे हो गए, मांस हो गया, मछली हो गई, ठीक है, अंडे हो गए, और मैं शाकाहारी में बात करूँगा तो दाल सभी प्रकार की दालों में पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसके स्रोत है, किसके, प्रोटीन के स्रोत है। और मछली में सभी प्रकार के पाए जाते हैं, ये नोट कर लेना है। एक तो दूध में क्या पाई जा रही है, कैसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, सॉरी इसमें ग्लूटेलिन्स आएगा, ग्लूटेलिन्स, ठीक है। तो दूध में कौन सी, कैसीन, गेहूं में ग्लूटेलिन्स, दाल में प्रोलेमिन्स, और अंडे में एल्बुमिन्स नाम की प्रोटीन पाई जाती है। जंतुओं के विष में भी जंतुओं के विष भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। जंतुओं के विष भी प्रोटीन से बने होते हैं, जंतुओं के विष भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो प्रोटीन की बनी होती है डब्ल्यूबीसी भी, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी काम आता है। रक्त के थक्के की बात करूँ तो कुछ प्रोटीन के कारक होते हैं जो रक्त के थक्के, जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब मैं बात करूंगा आगे कि मैं प्रोटीन के रोग से बात करूंगा, प्रोटीन से किस किस प्रकार के रोग होते हैं, ये पढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों अब प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं। देखिए बाल होते हैं, ठीक है, शरीर की, मैंने क्या बताया था, शरीर जंतुओं का शरीर की संरचना इससे बनी होती है, जंतुओं के शरीर की संरचना प्रोटीन से बनी होती है, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें एक कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, एक बार यार, सालो कैरोटीन हो चुका है वो चियारी, कीरेटिन हो साल, कैरोटीन तो यार बनना को साल। तो इसमें एक किरेटिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। अब किरेटिन के सुनना क्या क्या बनने होते हैं किरेटिन से, अपने नाखून किससे बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। बाल किससे बने होते हैं, केराटिन से बने होते हैं। मैं बात करूं कि गायों की सींग किससे बने, केराटिन से बने होते हैं। खुर केराटिन के बने होते हैं, ये भी नोट कर लेना। एक चीज और नोट करते जाना भाई, जंतु प्लस पादप की बात करूं मैं, जंतु और पादप में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसकी, जंतु और पादप जगत में सबसे ज्यादा रूबिस्का नाम की एक प्रोटीन आती है, रूबिस्को नाम की एक प्रोटीन आती है। जंतु प्लस पादप जगत में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, रूबिस्का प्रोटीन पाई जाती है, रूबिस्का प्रोटीन पाई जाती है।
अगर क्वेश्चन आए जंतु और पादप जगत में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो रुबिस्को नाम को प्रोटीन आती है, वो पाई जाती है। एक और चीज नोट कर लेना आप, अगर जंतु जगत में बात करें तो जंतुओं में सबसे ज्यादा कोलेजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन पाई जाती, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है जंतुओं में। और मैं उसकी बात करूंगा जंतु प्लस पादप जगत में, तो रुबिस्को नाम की प्रोटीन पाई जाती है। यानी जंतुओं में और पादपों में सबसे ज्यादा रुबिस्को, और जंतुओं की बात करूंगा केवल जंतुओं की बात हो रही है तो कोलेजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। इंसानों में बात करूं तो स्किन किसकी बनी होती है? कोलेजन नाम की प्रोटीन की स्किन बनी होती है। कोलेजन की क्या बनी होती है? स्किन कोलेजन की बनी होती है। अब मैं रोगों की ओर बढ़ूंगा, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रोगों से पूछा जाता है, तो मैं रोगों की ओर बढ़ूंगा। तो मैं इसे मिटाता हूं अभी, अब रोग की ओर चलते हैं। रोग दोस्तों, एक तो प्रोटीन की कमी से भी रोग होते हैं और इसकी अधिकता से भी रोग होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कमी से ही पूछे जाते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग? प्रोटीन की कमी, एक होता है प्रोटीन की अधिकता से, यानी कि जब आप ज्यादा सेवन कर लेते हो प्रोटीन का तो उससे भी रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एसएससी का या किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चन है तो होता है मेरास्मस। दूसरा है कमी से, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दूसरे नंबर पर क्वाशियोरकोर। मेरास्मस और क्वाशियोरकोर नाम के दो रोग होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। ठीक है, यही नोट कर लेना, मेरास्मस और क्वाशियोरकोर। अब मेरास्मस में क्या होता है? 1 से लेके 2 साल के बच्चों में प्रोटीन की कमी से, 1 से लेके 2 साल के बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरास्मस रोग होता है। दूसरा बात करूं मैं क्वाशियोरकोर, तो 2 से लेके 5 साल के बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर रोग पाया जाता है। ये दोनों ही आप नोट कर लेना, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरास्मस यानी बच्चा जब 1-2 साल का होता है तो प्रोटीन कमी से जब हो जाता है रोग क्वाशियो, तो मेरास्मस हो गया। 2 से लेकर 5 साल के बच्चों में जो प्रोटीन कमी से रोग पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकोर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? लक्षण की बात करूंगा तो इसमें क्वाशियोरकोर में क्या होगा? बच्चे की क्या होगा? बच्चे का पेट फूल जाएगा, बच्चे का पेट फूल जाता है। पहला तो बच्चे का पेट फूल जाएगा, दूसरा आंखें बाहर निकल आएगी, तीसरा पेंचे दिलाऊंगी, और क्या होगा? हाँ, बच्चे का पेट फूल जाएगा, आंखें बाहर निकल आएगी, और क्या होगा? बाल झड़ने लग जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे। ठीक है, बाल क्या होंगे? झड़ने लग जाएंगे इसकी क्वाशियोरकोर की कमी से। इसमें लक्षण की बात करूंगा मैं तो मेरास्मस की बात करूंगा तो 1-2 साल के बच्चे में क्या होता है? एक तो फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से परिपक्व होने लग जाता है। ठीक है, विकास होता है तो विकास रुक जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? फिजिकल और मेंटल विकास रुक जाता है, यानी शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। यहाँ पर लिखता हूं मैं शारीरिक और मानसिक वृद्धि। शारीरिक और मानसिक वृद्धि क्या होगी? रुक जाएगी। किसमें रोग में? मेरास्मस रोग में। मेरास्मस को ऐसा भी रखना, मरा मरा आ रहा है नाम तो, मर तो 1-2 साल के बच्चे मरे मरे से रहते हैं ज्यादातर,
तो क्या होगा, 1-2 साल के बच्चों में जो रोग होगा उसे क्या बोलेंगे, मेरास्मस बोलेंगे। अब अधिकता से कौन सा रोग होता है दोस्तों, जैसे ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, ठीक है, जिम विम में ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, कोई जिम विम करने वालों को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो जितनी ज़रूरत है उतनी खाए, उससे ज़्यादा खाए तो क्या होगा, क्या होता है, पहली बात तो अपने शरीर में गई क्या, प्रोटीन गई, तो वो टूट के किस में बदलेगी, अमीनो अम्ल में बदलेगी, अमीनो अम्ल में बदल गई। अब अमीनो अम्ल क्या होता है बेसिकली, ये अमीनो अम्ल हो गया, ठीक है। अब ये क्या, इसका पाचन कौन करेगा, यकृत में जाएगी, और अमीनो अम्ल जो ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है अमीनो अम्ल, अब ये क्या करेगा, यकृत क्या करेगा इसे, अब जब भी ज़्यादा मात्रा में अमीनो अम्ल होता है तो यकृत क्या करता है, उसे यूरिया में चेंज कर देता है, किसमें, प्रोटीन को किसमें चेंज कर देगा, यूरिया में चेंज कर देगा, ठीक है, चेंज कर देगा, ये कर चेंज कर देगा किसको, अमीनो अम्ल को यूरिया में चेंज कर देगा। अब यूरिया में चेंज हो गया तो यूरिया किस में जाएगी, वो जाएगी किडनी में डायरेक्ट, किस में जाएगी, किडनी में जाएगी, और अधिकता हो जाएगी तो किडनी में क्या होगा, यूरिया जम जाएगा, किडनी में यूरिया क्या होगा, जमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे किडनी फेल हो जाती है, इससे किडनी फेल हो जाती है। तो किडनी फेल किससे होती है, किडनी फेल होती है अपने ज़्यादा अधिकता से होती है, यानी प्रोटीन को ज़्यादा खा लेंगे तो किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक, इसका पाचन कहाँ पर होता है ये भी देख लेते हैं साथ के साथ में, फिर अपने प्रोटीन टॉपिक खत्म करते हैं। पाचन, इसे मैं रफ करता हूँ पहले, और पाचन को इसको नोट कर लेते हैं, पाचन कहाँ पर होगा। मैं इसके पाचन की बात करूँ तो इसका पाचन 2 जगह होता है, ठीक है, पाचन की बात करूंगा तो इसका पाचन कितनी जगह होगा, 2 जगह होगा इसका पाचन, किसका, प्रोटीन का पाचन 2 जगह होता है, किस किस जगह, एक तो होगा अपने स्टोमाच में, स्टोमाच यानी पेट में होगा, ठीक है। अब क्या होगा, पेट में क्या पैदा है, जठरस, और जठरस में एक होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, ये पेप्सिन नाम का एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देगा, प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देगा, ठीक है। क्या होगा, पाचन होगा इसमें कहाँ पर, स्टोमच में यानी पेट में होगा, जिसमें जठरस पाया जाएगा, जठरस में कौन सा, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाएगा, पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करेगा, जो प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देगा। मैं आंशिक का शब्द यूज ले रहा हूँ, आंशिक का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा ना का बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा पाचन हो रहा है ना के बराबर, तो पूरा पाचन कौन करेगा, पूरा पाचन, ये देखिए अब दूसरे एक जगह और होता है, दूसरा पाचन होगा इसमें छोटी आंत में, छोटी आंत में पाचन होगा दूसरा। अच्छा, छोटी आंत में कौन करेगा पाचन, छोटी आंत में पाया जाता है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस पाया जाएगा, ठीक है, अग्नाशय रस पाया जाता है छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में अग्नाशय रस पाया जाएगा, जिसमें ट्रिप्सिन नाम का ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाएगा, छोटी आंत में अग्नाशय के अंदर ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है और अमीनो अम्लों में चेंज कर देता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन कर रहा है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन अग्नाशय रस द्वारा ट्रिप्सिन छोटी आंत में हो रहा है, कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कर रहा है। मैं पेट की बात करूंगा तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि अमीनो अम्ल आपस में किससे जुड़े होते हैं, अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं किससे, पेप्टाइड बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मैंने प्रोटीन के बारे में जितना तक हो सकता था, जितना एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। जो मैंने देखा है पूरी क्वेश्चन को कवर करके मैंने पूरी प्रोटीन को कंप्लीट किया है। अगले टॉपिक में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।